बसा लिया है अपना घर, बना लिया है अपना घर, टूटती उन शाखाओं से सजा लिया है अपना घर। कभी गाती थी वो लोरियाँ, कभी नुस्खे की थी पोटलियाँ, सत्तू की भीनी भानी खुशबुओं में दादी नानी के साथ बसा लिया है अपना घर। टूटे हुए चश्मों में नैनों से निहारती जिंदगियाँ, मध्यम होती रोशनी से जगमगा लिया है अपना घर। कभी गाती थी वो लोरियाँ, कभी नुस्खे की थी वो पोटलियाँ, सत्तू की भीनी भानी खुशबुओं से सजा लिया है अपना घर, अपना घर। हेलो एवरीवन, आई एम स्वर्णा मुदगल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं अपना घर। जी हाँ, ये वो घर है जहाँ पर बुजुर्गों का बहुत सारा प्यार आशीर्वाद आज हमें मिलने वाला है। ये उन लोगों का घर है जो अपने घर से जुदा हो गए, जिन्हें अपनों का साथ नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक ऐसी छत मिली, एक ऐसी कार्यकर्ता मिली जिन्होंने दोस्त बनकर भी प्यार दिया, बहन बनकर भी प्यार दिया और माँ बनकर भी प्यार दिया। जी हाँ, यहाँ पर इस छत के नीचे मिसेस माधुरी मिश्रा अपने परिवार के साथ रहती हैं और अपने परिवार के साथ उनके साथ जुड़ा है एक बहुत विशाल परिवार जिसमें 25 और लोग हैं। आज की शाम हमें बहुत सारा सहयोग मिला एडवोकेट आशुतोष महाजन जी का, जो यहाँ पर इन सभी लोगों के लिए, अपना घर के हर एक सदस्य के लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। तो चलिए आज के इस बहुत ही खास मौके पर हम अपना घर के हर एक सदस्य के साथ बहुत सारी मस्ती करते हैं और उनकी लाइफ में कुछ यादगार पल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं अपना घर के हर एक सदस्य से। नमस्ते, कैसे हो आप? हमने आपका वो हरे दुपट्टे वाला डांस देखा, सबको बहुत अच्छा लगा। हम आपसे सिंधी में एक गाना सुनना चाहेंगे। कौन जो रुपयो अल्लाह दी अल्लाह, कुछ चांदी जो रुपयो अल्लाह दी अल्लाह, या घोट पेन हुंदड़ी अल्लाह दी अल्लाह, या घोराई थी वंगी अल्लाह दी अल्लाह, या राखी के बंधन को निभाना भैया, इस छोटी सी बहन को न भुलाना भैया। क्या बात है, बहुत 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 अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच। ओह फॉरवर्ड। नमस्ते दादाजी, कैसे हैं आप? अच्छे? आपकी कविता सुनने आए हैं हम। अनादर। अना वर्तमान का जो माहौल है ये अनादर का है। सही। मर्यादाएं भंग हो चुकी हैं। हम पश्चिमी रंग में ऐसे रंग गए हैं कि हम क्या हैं हम भूल गए हैं ईमानदार की बात। इसीलिए अनादर कि अपनों का अनादर क्या आदर कहलाएंगे, अपनों का अनादर क्या आदर कहलाएंगे, हाथ नहीं उठते शीश नहीं झुकते क्या सादर कहलाएंगे। कि अपनों का अनादर क्या आदर कहलाएंगे, हाथ नहीं उठते शीश नहीं झुकते क्या सादर कहलाएंगे। कि मानव ने क्यों मर्यादा को भंग किया है, पशु पक्षी इन लोगों ने अपनी मर्यादा भंग नहीं की है। मनुष्य ऐसा है कि वो कुछ भी कर रहा है। कि मानव ने क्यों मर्यादा को भंग किया है और निर्माता को दुनिया के भी दंग किया है। बहुत बहुत खूबसूरत कविता है आपकी और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सबसे पहले आपको नमस्कार करते हैं। नमस्कार। और हमने सुना है कि आप यहाँ पे सबसे छोटे बच्चे हैं, तो क्या उम्र है आपकी? अभी 92 रनिंग है। क्या बात है। शी इज माई मिसेस। ओह वाओ, शी इज ब्यूटीफुल। सावन के सुहाने मौसम में हर चीज सुहानी लगती है। सावन के सुहाने मौसम में हर चीज सुहानी लगती है।
मेरा भी कुछ अस्तित्व है। मैं रात का राजा लगता हूँ, वो रात की रानी लगती है। मैं रात का राजा, जुल्फों को सवारो जिस दम तुम, सावन का महीना आता है। जुल्फों को सवारो, सागर से सुराही टकराए, बादल को पसीना आता है। मैं रात का राजा लगता हूँ, वो रात की रानी लगती है। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छे। तो आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ कब आए, यहाँ कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है यहाँ तो। सितंबर में आ गए थे लास्ट ईयर। अच्छा, ये आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारी फैमिली में अब इस वक्त तो बहू है और एक पोती है, एक पोता है बस। अच्छा, यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? यहाँ पर सब लोग मिल के एक खाना पीना बैठना सब एक अच्छा एक साथ साथ होता है। करीब में अच्छा मिलता है खाना, सब अच्छा लगता है अच्छा लगता है? जी। चलिए, हाँ, आप लोग आ जाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। हम लोग आते रहेंगे। आप ख्याल रखिए। यहाँ पर आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती अच्छा, है? बहुत अच्छा लगता है मेरे को। सबसे अच्छी तो घूमना फिरना, उज्जैन में चले जाते थे दीदी के साथ, कुंभ भी होया, क्या बात। साईं बाबा का मंदिर भी होया, बहुत अच्छा लगता है वहाँ भी। गाना सुनाएंगे आप हमें? गाना सुनाऊंगा ना। दोस्ती प्यार की प्यार में जिंदगी भर नहीं भूले, वो बरसात की रात एक अनजान ये जाने मुलाकात की रात। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सुधीर जी, आप गाना बड़ा अच्छा गाते हैं, तो हमें क्या सुनाएंगे आज आप? एक आपको गाना सुनाएंगे कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे। क्या बात है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों पे लेकर अपने गीत, कोई निशानी थी फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। दादाजी प्रणाम, कैसे हैं आप? प्रणाम। प्रणाम। और मैं माई सेल्फ आरसी दुबे, रमेश चंद दुबे नाम। अरे वाह, दुबे जी आप गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। अरे तो हाँ, बताइए कौन सा गाना सुनाएंगे आज आप हमें? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। क्या बात है, बड़े शायराना रोमांटिक अंदाज में। हाँ बिल्कुल, क्या definitely। बात है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ डेफिनेटली। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया
बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, बिछड़ गया बिछड़ गया, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों के हाथ, हमको तो अपना साया अक्सर बेजार मिला, हमने तो जब कलियां मांगे कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। मतलब बहुत ही प्यारा गाया आपने और बहुत अच्छा लगा। नमस्ते दादाजी। नमस्ते नमस्ते सर। आपका क्या नाम है? प्रेम नारायण सोनी। नारायण सोनी। आप यहाँ पे कितने सालों से हो दीदी के साथ? 15 साल से हूँ जी के साथ में। क्या बात है। और हमने सुना है आप बहुत अच्छा गाना भी गाते हो। अब बत्ती से नहीं जरा वो गाने में कुछ फ़र्क पड़ जाता है। कोई बात नहीं, लेकिन आपको कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है? आप तो हमें वो वाला सुनाइए। चल उड़ जा रे पंछी। सुनाइए। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना, चुन कर तूने तिनका तिनका नगरी एक बसाई थी, बारिश में भीगे तेरी पंख धूप पे गर्मी खाई थी, पता नहीं इस नगरी में कब होवे तेरा आना, चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। थैंक यू सो मच। देखा आप सबने कितने प्यार से, कितनी खुशी से इन्होंने अपने टैलेंट हमारे साथ शेयर करे। इन सब की परफॉर्मेंसेस दिल छूने वाली हैं। आते तो ये सब अलग अलग घर से हैं, लेकिन मजबूरी के रिश्ते ने, मजबूरी से मिले हुए प्यार ने इन सबको एक सूत्र में बांध दिया। इसका श्रेय जाता है एक ऐसी कार्यकर्ता को जो दिल से इनको बहुत बहुत सपोर्ट करती हैं, साथ देती हैं, सम्मान करती हैं और अपने परिवार के रूप में इन्हें प्यार करती हैं। चलिए अब और इंतज़ार नहीं करते, मिलते हैं मिसेस माधुरी मिश्रा से, जो यहाँ पर अपना घर चलाती हैं अपनों के साथ और बहुत सारा प्यार बांटती हैं। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस काम के लिए हमारी चीज़ों को जानने की जो इच्छा रखी, उसके लिए बहुत सारा आपको आशीर्वाद और धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अपना घर की शुरुआत कैसे हुई, आपको इस काम के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? अपना घर, हर व्यक्ति की अपनी एक कल्पना होती है जी। अपने घर में रह के आदमी हर चीज़ में स्वतंत्र होता है, अपना हर कोना उसका अपना होता है। पर आज समाज की इतनी विडंबना है, तो जो आज अपना घर, जो हमारे बुजुर्ग, हमारे वट वृक्ष हैं, जिनकी शाखाओं के रूप में हम और आप समाज में अपनी कुछ भूमिका रख पा रहे हैं, लेकिन आज तकलीफ़ इस बात की है कि हमारे वो वट वृक्ष धराशाही होते जा रहे हैं और उन्हें किसी दूसरे अपने घर की तलाश में निकलना पड़ रहा है। मेरी माँ बहुत अच्छे से समाज का काम करती थी और उनका एक लक्ष्य था कि वो किसी दीन दुखी परेशान व्यक्ति को कैसे मदद कर पाएँ। एक छोटी सी घटना जिसने मुझे मेरी माँ के बहुत पास लाके खड़ा करा इस काम में। मेरा भाई सबसे छोटा 6 दिन का था और हमारे पड़ोस में किसी इकलौते बेटे का देहांत हुआ और उस परिवार में बड़े मिन्नतों के बाद बच्चा हुआ और वो बचा नहीं, तो पूरे कॉलोनी के लोग, क्योंकि उसने सुसाइड किया था उस बच्चे ने किसी कारण से,
तो पूरे मोहल्ले के लोग दरवाज़ा बंद करके बैठ गए और कोई उस घर में मदद के लिए नहीं गया। मेरा भाई 6 दिन का था और मेरी माँ मेरी गोद में उस भाई को डाल के उस घर में चली गई और पूरी रात उनकी दुख में थोड़ी सी सहभागी हुई और बैठी रही। तो सुबह जब दिन के उजाले में काफ़ी भीड़ हुई, सब ने बोला अरे कोई नहीं आया, देखो इतना एक मिसेस दुबे हैं कि जो पूरी रात बैठी रही। तो मुझे लगा यार ये बहुत अच्छी बात है कि किसी एक परेशान व्यक्ति की मदद करके थोड़ा सा हम संबल उसको दे पाए। तो मुझे लगा मैं भी अपनी माँ की तरह काम करूँगी। भोपाल महानगर की झुग्गी बस्तियाँ जितनी हैं उनमें उन छोटे बच्चों के बीच में काम किया जो शिक्षा से वंचित थे, स्वास्थ्य के संबंधी परेशानियों में ग्रसित थे, कुछ बड़ी बड़ी बीमारियाँ थी। मैंने बहुत सारे बच्चों को गोद भी लिया। आज उन्हीं बच्चों में से काफ़ी अच्छी अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं और बड़े संपन्नता से अपना जीवन जाए। तो ये मेरी ज़िंदगी की खुशियों का पहला पड़ाव। तो ऐसे 12-15 साल मैंने झुग्गी झोपड़ी में काम किया। 2005 में मैंने विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में काम किया। तो जब पहला विवाह किया बहुत मेहनत करना पड़ी और काफ़ी सक्सेस हुआ वो। ऐसे मैंने 5 पुनर्विवाह किए। उसके बाद 2005 में मुझे वृद्धाश्रम की जिम्मेदारी ली, जो मुझे लगा मेरे जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि मैंने वसुधैव कुटुंब को फॉलो किया। मेरा बड़ा परिवार था, ससुराल में भी बड़े फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। 25-30 लोग एक साथ खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं और माँ बाप के घर में भी बड़ी फैमिली थी। तो मुझे ये वृद्धाश्रम कभी समझ में नहीं आता था। तो मुझे लगा ये मुझे कैसे करूँगी, कैसे कर पाऊँगी। पर जब मुझे किसी ने विश्वास करके ये काम दिया तो मैंने कहा ठीक है, करके देखते हैं। और जब पहले दिन 2005 में ओल्ड एज होम में जब मैं गई तो पहला एक बुज़ुर्ग मुझे जो मिला उसका पूरा शरीर गला हुआ था और ये किसी झाड़ियों में उसको कोई पटक के गया था। रात के 12-2 बजे हमारे पास खाने का कोई ऐसा खाना प्रॉपर नहीं था। हमने ब्रेड और उनको दूध दिया तो ऐसे खा रहे थे जैसे कई दिनों से उनने खाना नहीं खाया। तो मुझे लगा ऐसा भी होता है क्या वृद्धाश्रम। तो बड़ा मन में दुख भी हुआ और एक कर्तव्य भी था सामने कि आपको जो जिम्मेदारी मिली उसको आपको निभाना है। फिर हम उनको अंदर लाए। जब उनने अपनी पूरी व्यथा सुनाई तो बड़ी तकलीफ़ हुई। उन्होंने बोला मेरे जितने डॉक्टर स्टूडेंट हैं वो मेरे केयर करना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं, पर मेरी फैमिली उनको नहीं करना मतलब अलाउ नहीं करती कि वो मेरे पास आए। तो इसलिए मैं सफ़र कर रहा हूँ, मुझे यहाँ सड़क पे छोड़ दिया। धीरे धीरे उनकी सेवा करी। कुछ समय बाद वो दुनिया छोड़ गए और वो बच्चे शायद अभी भी बड़े खुश होंगे कि बहुत बड़ा काम हमसे छूट गया। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में अभी तक बहुत सारे कर्तव्य निभाए, जिम्मेदारियां निभाई, तो फिर अपना घर को कब आपने शुरू किया? 2012 में हमने इसकी शुरुआत करी थी। जहाँ मैं काम करती थी वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र दे दिया, क्योंकि एक 2 बेटी की माँ होना, एक पत्नी होना, एक परिवार की जिम्मेदारी भी मेरी महती जिम्मेदारी थी कि अगर मैं परिवार को ना संभाल के समाज को संभालूंगी तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। पहले परिवार का निर्माण होता है, फिर समाज का होता है। तो मैंने वहाँ जाने से मना किया। तो जब मना किया तो हमारी कल्पना ही नहीं थी कि हम अपना घर खोलेंगे। जब मैं उस संस्था से निकली तो मेरे साथ ऐसे 10 से 15 बुजुर्ग अपना बैग लेके निकल पड़े। तो मैंने सोचा माधुरी जी अब आप चाहे किसी के बंगले में झाड़ू पोछा करना पड़े, चाहे बर्तन मांजना पड़े, चाहे आपको जो भी मेहनत का काम करना पड़े, और ये 15 बच्चे ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिस घर को ये छोड़ चुके हैं वहाँ दोबारा इनको साथ सम्मान वो नहीं रखेंगे। तो अगर ये दरबदर हुए तो मेरा जीना व्यर्थ है। तो मैंने फिर इनको लेके निकली और इतना अच्छा मेरे साथ हुआ कि मेरे पूरे जो मेरे पिताजी थे, राजपत्रित अधिकारी रहे हमारे पिताजी, उन्होंने बोला मैं आपकी पूरी पेंशन देने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाइयों ने एक मिशन बनाया, उनके साथ उनके जो दोस्त थे वो सारे बच्चे खड़े हुए और उन्हें 7 डेज़ में ये रनिंग स्थिति में किराए की बिल्डिंग में हमने अपना घर बनाया। अपना घर नाम के पीछे एक ही सोच था कि मेरे वो माँ बाप जो अपना घर बनाते बनाते एकदम अकेले हो गए हैं, उन्हें निश्चित ही एक अपना घर चाहिए, और वो अपना घर में रह के जब भी उस घर के तरफ देखें तो एक बार उनके मन में आए ये मेरा अपना घर है। तो बस ये इस कल्पना के साथ इस नाम का उदय हुआ। और सच में हमारे दादा दादी कहते हैं हम अपना घर में रहते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, खुशी मन में होती है कि हम बहुत कुछ तो नहीं दे पाए, एक छोटा सा नाम दे के इनको कहीं ना कहीं खुश रखता है।
आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज की डेट में यहाँ पर कितने लोग हैं? हमारे अपना घर में 25 लोगों को रखने की कैपेसिटी है। आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ जितने लोग रहते हैं उनका डेली रूटीन क्या होता है? सबसे पहले तो सुबह उठ के वो नहाते धोते हैं, योग ध्यान करने के बाद स्नान करते हैं। फिर उसके बाद 7 बजे चाय होती है। चाय के बाद 9 बजे इनका नाश्ता होता है। नाश्ते में अलग अलग तरह से उनको हम नाश्ता देते हैं। फिर 12 बजे दोपहर का भोजन, 12 बजे से 2 बजे तक इनका रेस्ट टाइम रहता है। 2 बजे के बाद कुछ दादाजी लिखने का काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं। फिर शाम को 4 बजे चाय का टाइम होता है। चाय के बाद शाम को 5:30 से 7 बजे तक सत्संग और संध्या वंदन और भोजन, ये रात का रूटीन। फिर जो बुज़ुर्ग दवाई हवाई लेते हैं उनको सब दूध दे के उनको दवाइयाँ दी जाती। ये हमारा डेली का एक सिस्टम का रूटीन है। पर उसके बाद भी किसी को कुछ और चाहिए तो उसके लिए वो संकल्पित नहीं है कि अब हम ले नहीं सकते, वो मांग सकते हैं जब उनको कोई चीज़ की ज़रूरत, क्योंकि ये तो अपना घर है ना जी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ की बेसिक व्यवस्थाएं जो हैं वो कैसे चलती हैं या वृद्धाश्रम चलाया कैसे जाता है? देखिए, वृद्धा आश्रम, लोग कहते हैं वृद्धाश्रम चलाना बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत सरल लगता है, क्योंकि मेरे घर में वो मूर्तियाँ रहती हैं जिनने ज़िंदगी में बहुत कुछ अर्जित किया है, जिनके पास भंडार है चीज़ों का, सोच का, कार्य करने का, उनके समर्पण का, उनको इकट्ठा करने का। तो मुझे लगा, मैंने सबसे पहले जो बुज़ुर्ग आते हैं मैं उनको 10-15 दिन समझती हूँ कि इनकी किस चीज़ में रुचि है। अगर किसी को बहुत अच्छा खाना बनाने में रुचि, कई बार बाई बना रही है तो बीच में जाके बोलना ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, तो मैं पकड़ लेती हूँ कि ये भोजन व्यवस्था में परफेक्ट है। किसी को लगता है कि घर का साफ़ सफाई ऐसी होना चाहिए, उसको पूरा मार्क करके हर लोगों का एक पूरा संचालन व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि बाहर से आने वाला बाहर जैसा काम करेगा, थोड़ी देर काम करे, लेकिन अगर मेरे माँ बाप इस काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उन्हें लगेगा सच में ये अपना घर है। थोड़ी हिटलर शाही भी चलेगी, थोड़ा प्रेम भी चलेगा, थोड़ी गुस्सा भी चलेगी। तो ऐसी हमारी जो दादियाँ, साधना दादी हमारी हैं, वो बहुत अच्छी खाना बनाने में रुचि रखती हैं और बहुत कुछ आता भी है उनको, तो वो पूरी भोजन व्यवस्था देखती है। हम उनको गैस जलाने की परमिशन नहीं देते, पर उनका डायरेक्शन चाहिए, जिससे वो बाई डरती है कि दादी क्या बना लें, तो वो एक छोटा सा उसका क्वेश्चन उनके पूरे दिन की ऊर्जा से भर देता है कि यही तो घर में पूछता नहीं था कोई। बनाना हमें अपने मन से है, पर अगर उनको थोड़ा सा इज्जत दे दी, प्रेम दे दिया, उनका सहयोग ले लिया, स्वीकृति ले ली, तो वो कितनी खुश हो जाती। तो दादी का भोजन व्यवस्था में रहता है। दादी भोजन व्यवस्था के साथ साल भर के अचार की रेसिपी बताती हैं और वो बनवाती हैं, साधना दादी। फिर एक दादी हैं, उनको पूजा पाठ की शौक है। अंजलि दादी हैं, वो मस्ती करने में बहुत मूडी हैं, फ़नी है, वो नाचना गाना मस्ती करना और धीरे से लड़ाई भी करना, ये उनका स्वभाव है, तो उनको उनका डिपार्टमेंट दे दिया। एक दादी हैं, वो ज़िंदगी भर पैसे रुपए के काम में थी, तो हमें लगा इनको कुछ छोटी मोटी व्यवस्था दी जाए कि उनको लगे आज भी मैं अपने काम में सक्रिय हूँ, तो वो हमारी वित्त व्यवस्था देखती हैं। और चौथे हमारे एक दादाजी हैं, किशन जी, वो पानी खेत वेत में पानी डालने का काम करते थे, तो वो पूरा पानी व्यवस्था देखते हैं कि पानी फिल तो नहीं रहा, पानी कहीं से गिर रहा है कि मोटर ख़राब तो नहीं हो गई, ये वो करते हैं। और उसका बड़ा इंतज़ार रहता है कि 5 बज गए, मुझे मोटर चलानी है। ऐसे हर आदमी, किसी को मार्केट करने का, एक सोनी दादा है, अच्छे स्वस्थ हैं, 80+ हैं, लेकिन बहुत एक्टिव है, तो वो पूरी मार्केट की चीज़ें लाने का काम करते हैं। साथ में हमको ही एक जाते हैं, तो उनको लगता है मैं आज जिम्मेदार हूँ और जिसकी समाज में ज़रूरत है। हमने अपने माता पिता को एक कोना पकड़ा दिया और उनको कह दिया कि आप किसी लायक नहीं, बस यही छोटी सी चीज़ उनके पूरे जीवन को नष्ट कर देती। आपने अपने जितने कर्तव्य हैं वो पूरे किए और एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा परिवार आप लेकर चल रही हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर वक्त 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 पर कई अधिनियम आते रहते हैं, जैसे भरण पोषण और कल्याण अधिनियम जो आया 2007 में, ऐसे कानून जो लागू होते हैं उनसे आपको क्या फ़ायदा होता है? देखिए, ये कानून तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और कभी भी किसी परिवार में सुलह कराने के लिए कानून कभी काम भी नहीं आता, क्योंकि परिवार की व्यवस्था परिवार के माध्यम से सुलझती है। लेकिन जब परिवार अपनी हदें पार कर ले, परिवार अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाए, बच्चे अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाए, तो कानून एक सशक्त
माध्यम होता है जो बच्चों को डराने का भी काम करता है और उन माता पिता को सुरक्षा देने का भी काम करता है। तो ये कानून बहुत अच्छा है। भरण पोषण अधिनियम एक्ट आने के बाद से ये स्थिति तो सुधरी है कि जो बच्चे माता पिता को ये कह के घर से निकाल देते थे कि हम इनका कुछ नहीं कर सकते, हम इनको खाना नहीं खिला सकते, हम इनको रख नहीं सकते, तो जब कानून बनने के बाद उनको डर रहा कि कहीं मेरी नौकरी ना चल जाए, समाज में मैं बहिष्कृत ना कर दिया जाऊं, तो बहुत सारी चीज़ें इस कानून ने कहीं ना कहीं बचाई हैं और उन माता पिता को संरक्षण दिया, उन माता पिता को संबल दिया जो हर चीज़ के लिए मोहताज कर दिए गए थे परिवार के द्वारा। तो परिवार की उपज ही है, मुझे लगता है, भरण पोषण अधिनियम। ज़रूरत क्या थी, लेकिन ये बनाया और ये बहुत अच्छा कानून है। इससे हमें बहुत फ़ायदे मिले। कई परिवारों के बच्चे आके कम से कम उनकी स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया, उनके खान पान की व्यवस्था को पूरा किया, और करना भी चाहिए। तो कानून का सहारा लेके एक डर पैदा हुआ समाज में, एक जिम्मेदारी पैदा हुई, क्योंकि परिवार में तो समझने के कोई मायने ही नहीं बचे थे। And as I told you earlier, it's a huge family you're taking care of. So what are the financial helps? फाइनेंशियल हेल्प तो बेटा हमको कोई सरकार से तो मिलती नहीं है, लेकिन हमें समाज के माध्यम से ये जो घर चलाने के लिए मिलती है। और हमारी फैमिली जो भी है, जो भी हमसे जुड़ता है, वो अपना घर की फैमिली का मेंबर हो जाता है। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रुपए पैसे ज़रूरी नहीं है, एक समर्पण का भाव, एक सहयोग की भावना, ये ज़रूरी है। अगर कोई बूंद बूंद से भी हमारी मदद करेगा तो हमारे ये 25 माता पिता का एक अच्छे से पालन पोषण करने में हम लोग तो शारीरिक श्रम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पर समाज के बिना तो काम हो ही नहीं सकता ना। कोई समाज से आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? सबका अपना घर है, अपने घर में जुड़ने की क्या, और सबके साथ से कुछ काम होता है तो अपना घर में सबका स्वागत है। बहुत सारे अच्छे अच्छे काम लोग कर रहे हैं, सबके साथ जुड़ना चाहिए। और मुझे तो लगता है हमारा भारतीय संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम को महत्व दिया जाता है, तो हम क्यों खंड खंड हो रहे हैं? हम एक भारत, एक समाज, एक राष्ट्र, एक परिवार में क्यों नहीं लौटते? हमें लौटना चाहिए और वृद्धाश्रम की कल्पना को तो ख़त्म कर देना चाहिए। एक हाथ वृद्धाश्रम एक बड़े शहर में ज़रूरी है, हर घर में वृद्धाश्रम हो, हर गली में वृद्धाश्रम हो। ये तो हमारे पतन का कारण है ना। हमारे माता पिता को उनका घर चाहिए, उनका परिवार चाहिए, जिन बच्चों के लिए वो कई मंदिर मस्जिद में मत्थे टेक के एक औलाद की कल्पना करते हैं और उस औलाद को क्षण क्षण खड़े होके पालते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। और अगर एक पिता बीमार हो जाए तो वो 4 बेटे भी सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसे समाज को क्या कहेंगे हम? उन 4 बेटों को क्या कहोगी जो सक्षम है? वो अपनी बीवी का ध्यान रख सकते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं, अपने खान पान का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन पिता के इलाज के लिए, पिता की रोटी के लिए वो ये कहते में बिल्कुल नहीं संकोच करते कि हमारी हैसियत नहीं है, हम क्यों करें, इनने हमारे लिए किया क्या है। ये कितनी कष्टदायी बात है। इस चीज़ का विरोध होना चाहिए। अगर एक पिता 25 बच्चों को, 15 लोगों को पाल सकता है, 4 बेटों को पाल सकता है, तो क्या 4 बेटे मिलके एक पिता को नहीं रख सकते? जिसके 4 बेटे हों उस पिता को तो एक राजाशाही जिंदगी जीने का हक है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मन को तकलीफ भी पहुंचाती हैं। बहुत अच्छे से आप हर बात समझाती हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातों को सुनकर जो लोग हमें देख रहे हैं वो समझ पाएंगे इन सारी भावनाओं को, इन सारी बातों को। चलिए, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब से आपने ये एक बहुत खूबसूरत घर बनाया है तब से आज तक यहाँ कितने लोग रहे और आपका सबसे फेवरेट सदस्य कौन रहा जो आपको हमेशा कुछ अच्छी यादें हर वक्त देता गया? सबसे पहले तो इस घर में 150-200 लोग अभी तक 2012 से सुविधा पा चुके हैं और बहुत सारे लोग घरों में भी संस्था के माध्यम से स्थापित हो चुके हैं और फेवरेट तो सब हैं, लेकिन कहते हैं ना जब 5 बच्चे होते हैं तो कोई एक थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा होता है। और मेरे लिए तो सारे बहुत पसंदीदा हैं और मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। इनके बिना तो मेरे जीवन की मैं सोच सकती हूँ कोई कल्पना नहीं है। लेकिन एक छोटू दादा थे, फड़के दादा, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन वो एकदम ऐसे रहते थे, मुझे आई बोलते थे। और अगर आई में नहा लूँ, आई में खाना खा लूँ और कोई ज़रा नीचे झगड़ा वगड़ा हुआ तो सीधे टुक टुक करके ऊपर जाते। और कई बार ऊपर कपड़े पहने रहते, नीचे कुछ भी नहीं होता। और आई मुझे उसने डांटा, उसने मारा, तो उनकी ऐसी
छोटी छोटी बातें ऐसा लगता था मुझे जबकि मेरी खुद की 2 बेटियां। तो मेरे बच्चे कहते थे मम्मी जाओ वो आपके छोटू दादा आ गए, आप उनको देखो। तो जब वो गए तो कई दिनों तक हम लोग को अच्छा नहीं लगा और वो ये बोलते थे मुझे 20 रुपये दे दो आई, 90 के थे कम से कम, जाते जाते उनकी उम्र ये थी, 20 रुपये दो मैं आपके लिए बहू रानी से साड़ी लाऊंगा, 20 रुपये दे दो मैं आपके लिए मिठाई लाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता था कि उनके मन में अभी भी कुछ रह गया है, वो कुछ करना चाहते थे शायद किसी के लिए और वो कर नहीं पाए। एक बार आनंद जादूगर का शो भोपाल में हुआ, उनको बुखार था, सारे चले गए, वो गए नहीं। अब जब हम लौट के आए तो वो सड़क में जैसे बच्चे नहीं लौटते पूरे घर में, आई मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं गुस्सा हूँ, आपसे नाराज़ हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो बोलता नहीं मुझे तो आनंद जादूगर ही देखना है। तो हम लोग ने पूरा आनंद जादूगर जैसा गेटअप बना के उनको घर में आनंद जादूगर का शो दिखाया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनकी बड़ी मस्ती वाली रहती थी, बहुत अच्छी रहती थी और बड़ी जिंदा दिली से ज़िंदगी जीते थे। उनके ऊपर बुढ़ापा कभी हॉबी नहीं हुआ था। कई परिवार टूटे और कई लोग यहाँ आकर रहे, लेकिन यहाँ पर आप इतने प्यार से सबको रखती हैं, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि यहाँ से लोग वापस गए, उनका घर फिर से बना, उनके परिवार वालों से वो फिर से मिले? बहुत सारे लोग गए बेटा, और इसको पुनः वापसी के लिए काफ़ी मेहनत और परिवार की बातें भी सुनना पड़ी। हमारी माँ ऐसी, हमारे पिताजी ऐसे, तो माँ कह रही बच्चे ऐसे। तो एक सेतु का काम करने के लिए काफ़ी चीज़ों का सामना भी करना पड़ा, पर एक मेहनत के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। कई माता पिता आज भी अपने घर में हैं और वो अपना घर के स्थायी सदस्य बने। अब उनके खुद बेटे कोई उत्सव कार्यक्रम होता, दीदी मम्मी को छोड़ने आ रहे हैं, 2 घंटे के बाद हम ले जाएंगे। तो मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक हम उम्र के साथ बैठना भी हो जाता है और घर लौटना भी हो जाता है। तो ऐसे बहुत से माता पिता गए और वापस अभी भी हमसे जुड़े रहते हैं। और पहले तो वो रहते थे, अब हमको फ़ोन करके पूछते बेटा मैं आ रही हूँ, सब्जी वब्जी लेके आऊँ, कुछ आटा वाटा तो नहीं चाहिए। इस तरह से वो एक जिम्मेदार परिवार के सदस्य बन के हमारे घर आते हैं और शाम को बड़े अच्छे से कार में बहू उनको लेके जाती है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी को माता पिता का ध्यान तो देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ आपकी जो योजना चल रही है अतिथि सदस्य, उसके बारे में कुछ बताइए। अतिथि सदस्य क्या हुआ, एक बार हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी सी नए कपल कुछ डोनेशन देने आए और बड़े दुखी लग रहे थे। हमने कहा क्या हुआ बेटा? बोले आंटी मेरी शादी को 1 साल हुआ है और जब मैं शादी करके आई आप कैसे इतने बीमार लोगों को संभालती हैं, और मैं जब शादी हो गई दूसरे दिन मुझे एक कैंसर से पीड़ित माँ को पकड़ा दिया। मैंने आज तक मेरी सब जीवन की जो एक नई लड़की की कल्पना होती है, घूमना फिरना सभी बच्चों को होता है, वो मेरी सब ख़त्म हो गई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मेरी भी अपनी 2 बेटियां हैं और मुझे हर लड़की में अपनी बेटियां नज़र आती हैं। तो मुझे लगा यार इन बच्चों के लिए कुछ नया करना चाहिए जिससे इनके सम्मान में भी कमी ना हो। और ये बच्चियां, क्योंकि हर जगह बहुएं खराब नहीं होती हैं, बेटे भी खराब नहीं होते, तो ये चीज़ का मिथक तोड़ना भी ज़रूरी है। तो हमने उनको बोला बेटा तुम ऐसा करो कि हमारे यहाँ एक अतिथि सदस्य का, हमने कुछ प्लान नहीं किया था पर हमने बोल दिया उसको, हमने बोला हम एक अतिथि सदस्य का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, अगर आपको कहीं जाना हो ना बेटा तो एक बार आप पूरा घर देख लो और आपकी मम्मी कितनी भी बीमार है, कैंसर हो, लकवा हो, कैसी भी बीमारी, इवन मेंटली रिटायर्ड भी हो, तो आप उनको मेरे घर 15 दिन छोड़ सकती हो। और इस 15 दिन में आप कहीं मम्मी के घर घूम के आओ, अपने पति के साथ कहीं बाहर जाओ और फिर घूम के आने के बाद नई ऊर्जा के साथ, नए प्रेम के साथ फिर सेवा करो माँ की। तो उस बच्ची को बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुश हुई वो। तो उन घर जाके 2-3 महीने बाद उसने प्लान किया और वो मेरा पहला अतिथि कॉन्सेप्ट था और वो मम्मी को छोड़ के गई। और अब तो ऐसा हो गया कि उनने अपने और दोस्तों को बताया तो सब बोलते हैं आंटी हम जा रहे हैं, तो ये उनका मायका हो गया है। वो अतिथि सदस्य एक अच्छा सकारात्मक प्रयास करने का हमने जो कोशिश किया, उसके साथ हमने सोचा कि जो अच्छी परिवारों से बुजुर्ग आते उनको एक केयर टेकर की भी सुविधा चाहिए, उनको प्रॉपर उस तरह से रहने का भी व्यवस्था चाहिए। तो हमने कुछ छोटा सा शुल्क रखा कि अगर 15 दिन हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग माता पिता जो भी रहना चाहें, कितने भी बीमार हों, कैसे भी हों, तो उनका हमने 2 से 2,500 रुपये ये चार्ज रखा है। क्योंकि तो हमारे काम करने वालों का उत्साह भी बढ़ता है, किसी एक बुज़ुर्ग को सुविधा भी मिलती है और एक
बेटी या बहू को थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका भी मिलता है। तो हर चीज़ के पीछे एक अच्छा सोच है कि हमारे परिवार भी ना टूटें, हमारी बेटी बहुएं काम करने में भी इच्छुक रहें, खुश रहें। और देखिए नई लड़कियों की भी तो अपनी ज़िंदगी है। आज बेटियां भी बेटों की बराबरी से बाहर निकल रही हैं, तो निश्चित ही उनको भी एक स्वच्छ सुंदर सा वातावरण चाहिए, खुश माहौल चाहिए, खुशनुमा। और उनको भी अपने जीवन के लिए कुछ चंद पल तो चाहिए। शादी होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी सारी कल्पनाओं को दबा दें। तो एक छोटा सा प्रयास मैंने उन बेटी और उन बहुओं के लिए किया। इससे बेहतर बात तो कोई हो ही नहीं सकती। इसी बात के चलते मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पूरे साल भर में जो त्यौहार होते हैं वो आप बहुत अच्छे से मनाते हो। तो कौन कौन सी गतिविधियाँ आपको पसंद है? और मैंने सुना कुछ बच्चे भी यहाँ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बेटा बुज़ुर्गों को बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। और कुछ घरों में जो बुज़ुर्ग परिवार से दूर हुए, उसका कारण यही है कि उन नाती पोतों को उनके आसपास तक फटकने नहीं दिया जाता। आपको खांसी आ रही है तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, आप इसको ऐसे मत पकड़िए, ऐसे मत छूइए। तो क्योंकि कहते हैं मूल से ब्याज बहुत प्यारा होता है। जब एक बहू घर में आती है, एक बेटे की शादी कोई माता पिता करते हैं तो बड़ी कल्पना से करते हैं कि मेरा वंश बढ़ेगा, मेरे घर में कोई नया मेहमान आएगा और उसकी परवरिश में मेरा बड़ा योगदान होगा। लेकिन आज उस चीज़ को दरकिनार कर दिया और माता पिता को बच्चे दे, वो नर्स आया गोद में ले लेंगी। पहले तो बच्चे होते थे तो दादी की गोद में जाते थे, नानी की गोद में जाते थे। अब दादा नानी को बिल्कुल महीने भर छूने की परमिशन ही नहीं। अपनों से कोई बीमारी नहीं थी। ज़रूरी है बचाओ, पर इतना ज़रूरी नहीं है कि उनके मन को ठेस पहुँचे। तो हमने बहुत सारे बच्चों को जोड़ा है और एक स्लोगन दिया, दादा दादी की चौपाल, उसमें आएंगे बाल गोपाल। तो ऐसे 150-200 बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। हर गुरुवार को हमारी बाल चौपाल चलती है और वो बाल चौपाल का एक ही मकसद है कि दादा दादी उनके साथ थोड़ा ऊधम मचाएं, थोड़ा गाना गाएं, मस्ती करें, कोई बाहर की बात करें। कई बार बच्चे से पूछते, दादाजी आपकी शादी हुई थी तो दादी कैसी थी? बहुत पुरानी पुरानी बातों तक बच्चे उन्हें ले जाते हैं। तो उनके चेहरे में जो मुस्कान और जो प्रसन्नता देखने को मिलती, बड़ा मज़ा आता है। तो वो 150 जो बच्चे आते हैं, ग्रुप में आते हैं हमारे यहाँ। गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन हमने बांट के रखा है। बड़े बच्चे शुक्रवार को आते हैं, छोटे गुरुवार को आते हैं। 25-25 बच्चों का हम ग्रुप बनाते हैं और जो दादाजी जिस बात से इंटरेस्टेड हैं वो उनमें बैठ के मस्ती करते हैं। और अभी लॉकडाउन में तो ये हुआ कि हमारे बच्चे पत्राचार करके, एक ये चीज़ भी बहुत अच्छी हमें देखने को मिली कि वो घर से बहुत सारी चिट्ठी लिखते और हमारे लेटर बॉक्स में डाल जाते, क्योंकि अंदर आना मना था। और दादा दादी लिखते और हम उनको बोलते हम कल वहाँ डालेंगे। एक से वार्तालाप चलता, वो अगले को बोलता, सारी चिट्ठी कलेक्ट करता, यहाँ डालता, फिर वो पढ़ते, फिर वो उसका जवाब देते। तो हमारी बाल चौपाल का एक नया, बच्चों ने हमारे बुजुर्गों को बड़ा संबल दिया। और हर आदमी दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव, संक्रांति, होली, दिवाली, सारे उत्सव इस घर में मनाते हैं और बड़े मज़े से मनाते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन खुशियों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, तो और बुज़ुर्गों के साथ जितनी यादें आती हैं, जितना प्यार आता है, लेकिन सेहत का भी मुद्दा होता है। तो आपके घर में जितने दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, उनका ख्याल, उनकी सेहत, उनकी दवाइयाँ, इसका ध्यान आप कैसे रखती हैं? सबसे पहले हम ये चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि अस्पताल हमें कम जाना पड़े, क्योंकि जहाँ खाने पीने की पूरी हाइजीनिक व्यवस्था हम लोग करते हैं। अस्पताल एक बुजुर्ग जाता है तो पूरा घर परेशान होता है। तो ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा बचे रहें। भोपाल के ऐसे बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं और मैं तो बोलूँगी वो हमारी इतनी मदद करते हैं। जैसे पारुल हॉस्पिटल है, पंकज अग्रवाल जी हैं, वो अगर किसी को बड़ी से बड़ी बीमारी भी है तो उनने हमें कभी पैसे के लिए वो नहीं किया। वो बोलते थे पहले इनको ठीक होने दो, और वो बोलते मैं आपके घर आके आटा दाल नहीं दे सकता, तो मैं अगर इस काम में सक्षम हूँ तो मैं आपके एक मरीज को ठीक कर सकता हूँ। निर्भय श्रीवास्तव हैं, क्योंकि हड्डियों की ज़्यादा प्रॉब्लम है इस उम्र में, तो निर्भय जी हमको सारी मदद करते हैं। वो अपने से जो उनकी दवाइयाँ होती हैं वो भेज देते हैं। कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ के लोग आके हमें ब्लड टेस्ट कर जाते हैं, कोई शुगर नाप ले जाता है। तो इच्छाएं तो हैं लोगों के मन में काम करने की, और अगर ऐसा नहीं होता तो पृथ्वी का संतुलन चलता ही नहीं। बहुत अच्छे बच्चे भी हैं, बहुत अच्छे समाज के लोग भी हैं। आरजे थे एक रूपक करके, उनने पूरे टाइम मेरे बुजुर्गों को दवाइयाँ दी हैं।
मतलब उस बच्चे का तो धन्यवाद देने से भी कुछ कहीं आगे बढ़ गए। इतना बढ़िया उन्होंने काम किया, ऐसे दवाइयों के पैकेट लाके हमको दिए और हमेशा कहा हमारे बारे में बोलना नहीं, हम तो कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनने अपनी पॉकेट मनी से दादा दादी का चश्मा बना दिया किसी ने, क्योंकि सबको पता है कि हमारी आर्थिक विषमताएं बहुत हैं, लेकिन फिर भी एक मन में अगर जज्बा है काम करने का तो किसी भी चीज़ को बहुत मुश्किल नहीं समझ सकते और मुश्किल से भी पार कहीं निकल सकते हैं। और मैं तो बार बार कहूँगी, जहाँ माता पिता हैं तो जाने कैसे सब व्यवस्था हो जाती है। जिस घर में माता पिता रहते हैं ना, वहाँ कमी होती नहीं है। मुझे तो कोई कमी नहीं हुई। इसीलिए तो माता पिता को, मम्मी पापा को भगवान का दर्जा दिया जाता है। मेरी तो दोनों बेटियों की परवरिश उनकी नानी ने करी, उसके बाद ये जो दादा दादी हैं इनके साथ बच्चियां बड़ी हो गई और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटियां हैं और निश्चित ही जिनकी बेटियां हैं वो माता पिता भी सुरक्षित। मैं तो पक्की हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। आपने बेटियों के बारे में बताया और मतलब कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे हमेशा उनके जो परिवार के सदस्य होते हैं उनका काफ़ी हाथ होता है, तो आपके पीछे कौन है? मैं तो अभी तक सुनती आई थी एक सफल व्यक्ति के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है, पर ये मेरे लिए उल्टा हो गया है। मेरी सफलता के पीछे, मेरे काम के पीछे मेरे पति का बहुत बड़ा सपोर्ट है। जहाँ आपसी सामंजस्य होगा तभी कोई अच्छा काम होगा। और हमें कभी इस काम के लिए मेरे बच्चे और मेरे पति ने कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि आप क्यों कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बल्कि मेरा सपोर्ट किया हर काम में। तो मैं तो चाहती हूँ अब ऐसा कहना शुरू कर दूँ कि एक सफल पत्नी के पीछे पति का भी हाथ होता है। मुझे तो लगता है ईश्वर ने हम लोगों को इसी के लिए बनाया और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जब तक हमारा जीवन है हम इस काम को करते जाएं, जाने अनजाने में भी हमसे कोई ऐसी बात ना हो, गलती ना हो कि कहीं मेरे माँ बाप का दिल दुखे, क्योंकि ये साक्षात भगवान मेरे घर में बैठे। इनके साथ हमेशा पारदर्शिता रहे, प्रेम रहे जिसकी उनको ज़रूरत है और ये पूरी कोशिश करते हैं। माधुरी मैम, आपसे बात करने के बाद मुझे भी एक इंसान के तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिला आज, और साथ ही साथ ये भी समझ में आया कि सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी उठाने से या अपने परिवार की ज़िम्मेदारी उठाने से हमारी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं होती, क्योंकि समाज भी कहीं ना कहीं हमारा परिवार ही है, ये देश हमारा परिवार है, बाकी लोग भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला आज आपसे, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी बातें सुनने के बाद जितने लोग हमसे जुड़े हैं वो भी बहुत कुछ सीखेंगे और समझेंगे कि भावनाएं और प्यार जितना बांटो उतना ज़्यादा मिलता है। तरक्की 2 लोगों में बटे या 10 लोगों में उतनी ज़्यादा मिलती है ना। आज आपके साथ मिलकर मुझे भी तो अच्छा लगा, इतनी प्यारी सी बच्ची के साथ बात करके। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। और अब साथ ही साथ आपसे जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप एक कार्यकर्ता हैं, आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रही हैं, लेकिन साथ में आप एक पत्नी भी हैं, एक माँ भी हैं, और अब तो आपकी 2 बेटियों के साथ 25 और बच्चे हैं। तो आप दुनिया से, समाज से, या जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं समाज के उन समझदार लोगों से निवेदन और प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमारे वट वृक्ष हमारे माता पिता और समाज के कोई भी ऐसे कमज़ोर व्यक्ति उनका सपोर्ट करें, साथ दें, क्योंकि ये जो सर्कल है ये पीछे छूटता नहीं है। आज मैं हूँ, कल आप होंगे, परसों कोई और होगा। तो हमें सबकी चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। और हम माँ बाप को कैसे छोड़ सकते हैं? उन माँ बाप को जो हमें गीले कपड़ों से सूखे में सुलाते हैं और जीवन पर्यंत हमारे लिए सफ़र करते हैं। ऐसा सफ़र कभी कभी तो खाना पीना भी छोड़ के हमारे 2 वक्त की रोटी जुटाने में लगे रहते हैं। और वो माँ जो हमारे लिए ज़िंदगी भर कई परेशानियों को झेल हमारी सुख सुविधाओं में जुटी रहती है कि आने वाली हमारी पीढ़ी हमारे द्वारा अर्जित सुख सुविधाओं का लाभ ले सके। लेकिन उसी माँ के लिए एक कमरे में 2 गज ज़मीन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समाज में हमारे माता पिता, अगर हमारी पत्नी, हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं, तो उनको लाने वाला, हमको समाज में ये समय दिखाने वाला हमारे माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। माता पिता का सम्मान करें, बिल्कुल करें, और करना भी चाहिए। कानून नहीं तो कठोर कदम उठाकर हम सब की ज़िंदगी
इतनी बदरंग बना देगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जब हम परिवार के साथ रह के, समाज के साथ रह के अपना दृष्टिकोण नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि घर की बात घर में ही सुलझ जाए, घर की समस्या का समाधान घर में ही हो जाए, तो हमें कानून, सरकार और समाज का साथ लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्या हम इतने समझदार नहीं हैं कि हम अपने माता पिता को 2 वक्त की रोटी दे सके? क्या चाहिए? अब तो बहुत सारी चकाचौंध की दुनिया से वो बहुत दूर निकल गए। हम अपने बीवी बच्चों के लिए हर चीज़ की यहाँ तक कि हम अपने घर में पालने वाले कुत्तों की चिंता करते हैं, उनके वैक्सीन की चिंता करते हैं, उनके खान पान की चिंता करते हैं, और उनके डॉक्टर से समय समय पे वो समय लेके उनको दिखाने की बात करते हैं। क्या हमारी माँ का चश्मा टूटा हुआ नहीं दिखता? क्या हमारे माता पिता के फटे कपड़े नहीं दिखते? क्या उनके 2 वक्त के भोजन की चिंता नहीं होती? थोड़ा सा जगना पड़ेगा, मैं तो कहती हूँ बहुत जगना पड़ेगा। और माता पिता का ध्यान रखोगे तो दुनिया की कोई भी मुसीबत आप तक नहीं पहुँचेगी। और माता पिता जहाँ मुस्कुराते हैं, जहाँ खुश रहते हैं, वहाँ दुनिया खुश होती है, और हम अपने आप में एक सुरक्षा कवच के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए ध्यान रहे, माता पिता सबसे बड़े हैं। अगर वो ना हमें दुनिया दिखाते तो हम इस चकाचौंध की दुनिया में जाने कहाँ गुम हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, घर में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों पे लेकर अपने गीत, कोई निशानी हो फिर दुनिया से वो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, घर में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला ला आए में झुकाए घर में चोरी चोरी, आए में घर में चोरी चोरी, मेरा गम का दबाती क्या हुआ भैया? कबीरा रे पटवार में छत पर में खप दिलवर जाने, छत पर में खल में दिलवर जाने, ये आजा बाकर लाने निशानी, छत पे में खड़ी शर्म से पानी, शर्म से पानी भैया की तकरार में जो आए के बजा जो
दोस्तों कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है और प्यार से घर महल बनता है। तो बस हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि भले बहुत सारा नहीं लेकिन थोड़ा सा ही प्यार अगर आपके पास है तो दिल खोल कर बांटिए और जितनी सहायता दिल से कर पाएँ उतनी कीजिए। आज हमारा एपिसोड और भी ज़्यादा स्पेशल बन गया क्योंकि हम अपना घर तो आए ही हैं लेकिन साथ में एक खास मेहमान भी लाए हैं जो अपने साथ बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सहयोग लेकर आए हैं। हमारे इन सभी खास दोस्तों के बीच मैं उनको आप सबसे मिलवाना चाहूँगी। हमारे आज के एपिसोड के स्पॉन्सर हैं एडवोकेट आशुतोष महाजन। दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस एपिसोड के हमारे परिवार के आज एक मेंबर बने हैं। आपकी मुलाकात करवाती हूँ माधुरी मैम से जो यहाँ पर इतना प्यारा परिवार चलाती हैं। दोस्तों आज हम अपना घर के हर एक सदस्य को आशुतोष जी अपनी तरफ से कुछ खास यादें देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ के हर एक सदस्य की मुलाकात आप सबसे और आशुतोष जी से करवाते हैं। देखा दोस्तों आपने, ये वो लोग हैं जो अपने घर से जुदा हुए, अपनों से जुदा हुए, अपने घर से निकलने के बाद इन्हें मिला अपना घर। ये समाज का वो पहलू है जो शायद हम देखना नहीं चाहते, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। लेकिन आप सभी से मेरी यही विनती है कि अपनों को अपनों के साथ रहने दीजिए क्योंकि सच में खुशी वहीं है जहाँ परिवार पूरा हो, जहाँ अपनों का बड़ों का आशीर्वाद मिले, जहाँ बच्चों की शैतानियाँ हों और जहाँ हम सब साथ मिलकर एक छत के नीचे रह सकें। तो एक पूरे परिवार की ज़रूरत इस देश को भी है और हम सबको भी, क्योंकि खुशियों की ज़रूरत किसको नहीं। तो चलिए खुशियाँ और बढ़ाते हैं और आपसे भी मैं यही उम्मीद करूँगी कि अगर आप कुछ मदद करना चाहें, कहीं प्यार बांटना चाहें तो यहाँ पर अपना घर है जहाँ आप आ सकते हैं और इन बुज़ुर्गों को अपना प्यार, अपना वक्त और बहुत सारी सहायता दे सकते हैं। आप सभी से यही अनुरोध करती हूँ, यही विनती करती हूँ कि प्यार बांटिए, प्यार मिलेगा, सफलता बांटिए, सफलता मिलेगी। इसी तरीके से और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं। अगले एपिसोड में और भी कुछ नया लेकर मैं स्वर्णा मुद्गल आपसे फिर से मिलूंगी। लेकिन तब तक अगर आपको हमारा ये एफर्ट, हमारा वीडियो अच्छा लगा सो डू गिव अस अ लाइक, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर सम लव। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू सून, बाय।